हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका वाह टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, अभी एक दोस्त ने बताया है, बल्कि उसने कह लें कि हुक्म दिया है कि हम एक मौजू पर बात करें। मौजू है जी जनाब मौलाना खादिम रिजवी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको की रहमत करे, उनके गुनाह बख्शे जो उन्होंने किए हैं। मेरे ख्याल में तो मरहूम एक अच्छे इंसान थे, लेकिन कुछ ज़ाहिर बात है, हर बंदे के हर नज़रिए के ऊपर आपको सहमत करने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात उनके कुछ बयानों से और कुछ उनके नज़रियात से। बहरहाल ये एक अलहदा बात है। बात दोस्त ने ये पूछी है कि जी ये खादिम रिजवी साहब जो हैं, इनका कुछ मतलब क्या थोड़ा-सा बैकग्राउंड उसके हवाले से, और फिर जो सबसे बड़ी बात जो सुनने में आई कि मैंने तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन दोस्त ने बताया कि उनके जनाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा हजूम जो इकट्ठा था, बहुत बड़ा जनाजा हुआ पाकिस्तान की तारीख का। तब सबसे बड़ा तो मुझे नहीं पता किस नंबर पे, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट क्राउड था उधर। अच्छा, हमारे साथ एज यूजुअल सजाद भाई, उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है माशाल्लाह हर मामले के ऊपर, खासतौर पे मजहबी और सियासी हवालों से। तो ज़ियाद भाई, ये जो इतना बड़ा जनाजा उधर इकट्ठा हुआ, ये इसकी बताएं क्या वजह थी बेसिकली? जी, इसकी वजह बड़ी सिंपल है और वो है पाकिस्तान में जो रिलीजियस सेंटिमेंट और मजहबी जज्बात जो हैं वो ज़ाहिर है लोगों के बड़े रिच हैं और लोग मजहबी तौर पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मजहबी तौर पे बड़ी वो सेंसिटिव है और मजहबी रुझानात लोग रखते हैं। खादिम रिजवी साहब मरहूम जो थे उनकी पॉपुलैरिटी जिस तेजी से ऊपर गई है, ये बहरहाल बड़ा एक दिलचस्प फिनोमेना है। देखिए, पाकिस्तान में जिस तबका से उनका ताल्लुक था, जिस मकतबा फिक्र से, बरेलवी मकतबा फिक्र से उनका ताल्लुक था और उनके पैरोकारों का उस मकतबा फिक्र से ताल्लुक है, इस तबके में यानी इस पाए का लीडर बहरहाल नहीं पैदा हुआ जिसने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की हो। नहीं, खिताबत तो वैसे मैंने भी उनके खिताबत भी उसपे खत्म थी। देखें, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी हुआ करते थे कि इस जमाने में वो भी इसी मकतबा फिक्र से उनका ताल्लुक था। शाह अहमद नूरानी कराची तक महदूद थे, गो के वो तमाम पाकिस्तान में उनकी थी फॉलोइंग, लेकिन ज्यादातर उनका असर रसूख कराची तक था। और फिर उसके बाद ताहिरुल कादरी, डॉक्टर कादरी का भी जो ताहिरुल कादरी, खिताबत है वो तो लेकिन ताहिरुल कादरी जो है वो चूंकि पाकिस्तान से थोड़े से अब आउट हैं और ज्यादातर वो इंटरनेशनल दौरों पे रहते हैं, कनाडा की उनकी शहरियत है, तो वो भी काफी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं अपने कुछ सियासी जो उनके मुख्तलिफ अदवार में उनके सियासी जो उनका रोल रहा है उस हवाले से वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। मुझे उनका वो धरना याद है जब पीपल्स पार्टी का दौर था, तो वो इस्लामाबाद बैठे थे, मैं भी उधर ही था। बार वो बड़े दिलचस्प वाकयात हैं। तो वो इन लोगों को वो पजीराई नहीं मिली जो खादिम रिजवी साहब को भी मिली है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी रिजवी साहब जो थे, एक तो बड़े जोर आवर खतीब थे, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, और जो बात कर दी वो वापस नहीं आनी, फिर जो तीर निकल गया निकल गया। और जोशे खताबत में वो, अगर मेरा मतलब है कुछ भी उन्होंने कह दिया, उन्होंने उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है ना कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई उसकी सफाई नहीं देनी, और उनके फॉलोअर्स उनकी हर बात का खैर मुकदम करते थे, उसको वेलकम करते थे। फिर ये था कि रवानी बड़ी थी, और मुझे आपस की बात है उनकी पंजाबी जुबान से बड़ी मोहब्बत थी, और मैं उनकी पंजाबी जो है, पंजाबी बड़ी जिस वो रवानी से पंजाबी बोलते थे वो बड़ा मजा आता था, और गालियां भी उनके मुंह से बड़ी सजती थी। असल में बात ये होती है कि नीयत होती है जो एक लीडर की, चाहे वो मजहबी लीडर है चाहे वो सियासी लीडर है, उसका उसके फॉलोअर्स को पता होता है
रिजवी साहब के ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। इनके जो मुखालिफ धड़े के लोग हैं पाकिस्तान में, जो 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 मैं किसी का ऐसे नाम नहीं अब लेता, जो इनके मुखालिफ फिरके हैं और बड़े जोरावर हैं वो लोग भी, वो इनके बड़े सख्त खिलाफ थे, ठीक है। और बहुत सारी उनकी जो मुखालफत की वजूहात हैं उसकी रीजनिंग भी ठीक है, वैलिड है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो एक रवानी थी तकरीर की, और जो इनका जो एक मोहब्बत थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो इनकी बहुत बड़ी वजह बनी है पॉपुलैरिटी की। और इनके फॉलोवर्स जो थे वो इनको सच्चा आशिक रसूल यानी समझते हैं, और इसमें शक भी कोई नहीं कि वो जो कुछ करते थे वो इश्क मोहम्मदी में ही करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उन्होंने इस काम के लिए तहरीक। थोड़ा सा मुझे आपके पास साथ थोड़ा सा इख्तलाफ होगा कि जो कुछ भी वो करते थे इश्क मोहम्मदी में करते थे, उसमें यह है कि ये जो गालियां शालियां निकालना होता है कि उनका तो इतनी गाली मशहूर हो गई है वो क्या माय गॉड। यार बात ये है कि वो वाली बात है कि पर जलते हैं हमारे, लेकिन यार ये सब कुछ मौजूद है, आपको ना हर चीज का हवाला मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मजहबी आलम होते हैं ना, ये चूंकि वेल रेड होते हैं, इन्होंने मुतालिया भी काफी होता है, और हर तरह की रवायात इनकी नजरों से गुजरी होती हैं। आप किसी मजहबी आलम से एक पब्लिक आदमी बहस नहीं कर सकता, क्योंकि मजहबी जो आलम होता है ना उसके पास अपने हर एक बात का जवाब मौजूद होता है। आप उसको कहें आपने ये गाली क्यों निकाली, वो आपको कोई हदीस सुना देगा या आपको कोई ऐसी रवायत सुना देगा, तो आप क्या करेंगे यार? वो चीजें पड़ी होती हैं। अब खादिम रिजवी साहब की एक चीज जो, चले जी गालियां निकालना वो एक अलग बात है, इनका आपस में चलता रहता है। जैसे तारुल कादरी साहब को इसने सारे आम जो है वो गालियां निकाली, मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर। एक बात जो सोशल मीडिया के ऊपर जिसके ऊपर मैंने भी बड़ा रिएक्ट किया कि वो कह रहे थे ये जो जी भाभीयों की अजान है जी, इसका क्या अदब करना। अब ये बात उनकी गलत थी यहाँ पे, और लेकिन ज़ाहिर है उनके साथ जो कीदर रखने वाले वो कहेंगे नहीं जी नहीं बुरा, ये तो बड़ी क्या से पीराना बात और बड़ी हिकमत की बात उन्होंने की है। हालांकि अजान तो ये भी वही देते हैं जो वो सुन रहे थे। हाँ, ये इस किस्म के अकायद तो यार जो पढ़े लिखे लोग हैं जो मसले की बहस और मुबाहस में नहीं पढ़ते, उनके नजदीक तो ये नापसंदीदा अमर है, ठीक है। ये बिल्कुल अजान तो अजान ही है, चाहे जिस मर्जी मकतबा फिक्र की। और जो वहाबी मकतबा फिक्र है, आपको अगर अंदाजा हो चीज तो है ना, दूसरी जो चीज थी इनमें बहुत सारी खूबियां थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने जो इख्तलाफात हैं उनसे, उनका तो हम इज़हार ख्याल तो कर सकते हैं ना, इसमें तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं, वो तो आप इल्मी इख्तलाफ और मुतअद्दिल इख्तलाफ किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी। मैं तो एक तो ये जुबान उनकी किसी हद तक अपने फरीक मुखालिफ में जो शेख में बहुत ज्यादा वो कुछ उनको गालियां भी निकाल जाते थे जो कि आमतौर पर सही नहीं समझी जाती। दूसरी बात जो इन्होंने वायलेंट अपने पैरोकारों को वायलेंट पे उकसाया है, वो एक मुझे नहीं पसंद कि मिसाल के तौर पे जी आप कत्ल कर दें, आप फलां कर दें। एक तकरीर में उनकी सुन रहा था जिसमें वो कह रहा था कि जी पाकिस्तानी जो भी हॉलैंड में रहते हैं वो फलां को जो है वो कत्ल कर दें, मेरा फतवा है ये। हाँ, फ्रांस में जो रहते हैं। फ्रांस नहीं, उन्होंने वैसे हॉलैंड का नाम लिया था। मैं भी खुद हैरान था कि ये हॉलैंड का नाम क्यों ले रहे हैं, अच्छा नेदरलैंड का, तो इसलिए मैं शायद वो गलती से उनके मुंह से निकल रहा था, कहना उन्होंने फ्रांस का था। बहरहाल वो ये जो वायलेंट उन्होंने एक पैदा किया अपने पैरोकारों में, ये बहुत कीमत दे कर जाएगा, इंसानी जानों की कीमत देनी पड़ेगी। वायलेंस जो है, लोगों को प्रवोक करना मजहब के नाम के ऊपर और उकसाना फसाद के लिए, ये तो फसाद फिलर्स के जुमरे में आ जाता है ना। ये फसाद है, तो इसको तो ना मजहब इजाजत देता है। मजहब इस्लाम तो जो हमने इसके बारे में पढ़ा है, सीखा है, और संजीदा आलमों से जो कुछ हमने सुना है, वो तो इससे मजहब जो है वो एक अमन का मजहब है, पीसफुल रिलीजन है।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे को देख के फरमाया था कि काबे की हुर्मत जो है मोमिन की जान से ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ जी। तो बात है कि अब जो भी कलमा गो है, जो भी मुसलमान है, वो कितना मुसलमान है खुदा के नजदीक, वो कितना पाकबाज है, ये तो अल्लाह ताला का और उस मोमिन का, बिल्कुल उस मुसलमान का यही मामला बात है। है कि असल जब में जब आलम मौलवी या लोग जजमेंटल बन जाते हैं तो फिर फसाद ही पैदा होता है, फिर फिर उसमें फसाद कोई। पैदा होता है। और मजे अब की ये बात बताऊं कि जो फसाद है, फसादी को जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है कि उसको रियासत जो है वो उसको फांसी की सजा देती है कि बंदा अगर फसाद फैलाता है माशरे में। देखो पाकिस्तान में कानून मौजूद हैं, यानी हमने शायद इस पे पहले ही बात की थी, तौहीन रसालत के बारे में भी कानून, वाज़ेह कानून मौजूद है। अभी वो कुछ अर्सा पहले वो कायदाबाद में गालिबन खुशाब के करीब एक बैंक के गार्ड ने अपने मैनेजर को कत्ल कर दिया बिल्कुल और बिल्कुल। उसने उस पे इल्जाम ये लगाया कि इसने तौहीन की है। तो पता लगा बाद में जब उसकी इंक्वायरी हुई कि वो मैनेजर जो था वो डिसिप्लिन के बारे में उस गार्ड को झाड़ता था और उसने उसको कहा तुम हाँ नमाज जी। पे इतना टाइम क्यों लगाते हो। तो हम्म, जब आपकी जाती रंजिशें, आप उसको जब उसको आप कैमोफ्लेज करते हैं मजहबी हवालों में और मजहबी नुक्ता नजर से, तो बड़ा ही फसाद पैदा हो जाता है। और जाहिर है इस किस्म के जो लोग हैं ये प्रवोक हुए होते हैं मखसूस आलमों और मखसूस मजहबी लीडरों की तकरीरों ऐसे से और उनके वजह। इस चीज का आपने दुरुस्त कहा कि बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं और निकलते भी हैं। ये आपके सामने है। तो जैसे उस बैंक मैनेजर की बात की आपने, देखें वो मासूम आदमी बेचारा, उसने और उस बैंक डिसिप्लिन मैनेजर के बारे में बहुत सारे उलमा ने बाद में मुश्तरका फतवे दिए, उसकी उनकी नमाज जनाजा उलमा ने अदा की और उनके बारे में उन्होंने बाकायदा वाज़ेह ऐलान किया कि ये मासूम और शरीफ आदमी थे और कतअन गलत है इनके ऊपर किसी बिल्कुल। किस्म हाँ का जी, कोई नहीं उसने तो इख्तलाफ असल है। में जो गार्ड था उसने तो अपना कोई जाती दुश्मनी में उसको मारा है, क्योंकि सुना गया है कि उसको उसने जॉब से पहले निकाला भी था और 2-3 दफा तू महमा हो चुकी है। तो उसने सोचा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके निकलूंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये जो थिंक टैंकर्स हैं पाकिस्तान के, जो सियासतदान भी हैं, इनको अब सोचना चाहिए कि ये जो रोज चली हुई है लोगों को कानून हाथ में लेने की, किसी भी चाहे चीज का हो, वो खत्म करनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। इनके जो दान। बशारा साहब मसला ये है, मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। हम्म, इस बात पे शायद हमने एक दफा पहले भी बात की थी कि रियासत जब अपना किरदार अदा नहीं करती लोगों को एजुकेट करने में, हम्म, लोगों को तालीम देने में, रोजगार देने में, या, तो फिर इर्द गिर्द की फोर्सेस जो है ना वो स्पेस फिल करती हैं आगे। जब रियासत ने स्कूल नहीं बनाने, एजुकेशन पे टाइम नहीं देना, एजुकेशन के लिए बजट नहीं देना और लोगों को रोजगार नहीं देना, तो लोग अपने मासूम बच्चों को, गरीब लोग भेजते हैं फिर मदरसों में कि चलो वहां से ये कुछ सीख भी आएंगे, दोपहर की रोटी भी खाएंगे। तो यहाँ पे जो मदरसे हैं ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये फिरका वारियत के गार्ड हैं। यहाँ पे कोई इस्लामाइजेशन या मजहब को एज अ न्यूट्रल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे नहीं ऑपरेट किया जाता। यहाँ पाकिस्तान में तो हर फिरका अपने मखसूस मदरसे बनाता है और वहां पे वो एक मखसूस तबके को पैदा करता है, ठीक है। जब इतनी बड़ी तादाद में आप, अब ये जो आजकल सियासी जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान में, और सबसे ज्यादा तादाद उन जलसों में मौलाना फजल रहमान के फॉलोअर्स की होती है। और ये फॉलोअर्स ये नहीं कि कोई उसके बड़े कोई जान निसार मौजूद हैं गलियों में, ये सारे वो मदरसों के स्टूडेंट हैं जिनको वो पढ़ाता है वहां पे और जिनके लिए लोगों से ज़कात और पैसा इकट्ठा करता है और वहां पे ये पॉलिटिकल फोर्स पैदा होती है और ये ज़कात फोर्स पैसे बाद में से स्टेट बात पावर के याद आई, साथ। यकीन करें ये इतना पैसा इनमें इन्वॉल्व है। वो जो मुफ्ती नईमुद्दीन साहब थे कराची के, मदरसा बनोरिया के जो चेयरमैन थे, पिछले दिनों फौत हुए हैं, तो उनके अकाउंट में 4 अरब रुपया है जो उनकी औलाद ने जो है वो अदालत में केस किया है कि इसको बांटा जाए तरीके से। हाँ तो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, माय गुडनेस। अच्छा, बात हो रही थी खादम रिजवी साहब की, मरहूम की, तो बहरहाल
यही चीज सामने आई है कि मरहूम जो भी हों, अगर उन्होंने तबलीग इस्लाम की है तो आशिक रसूल होंगे। पहली बात तो ये है कि किसी को सनद देने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं होती किसी को कि मैं जी आशिक हाँ, रसूल। सारे आशिक रसूल हैं। सारे उनकी मैंने से बात की ना, वो बड़े डिवोटेड थे। इकबाल उनको ज़बानी याद था, फारसी कलाम इकबाल का याद था, हदीस याद थी, हाफिज थे कुरान के, तारीख इस्लाम पे बड़ी उनको दस्तरस थी, बिल्कुल फ्लुएंट थे बहुत ज्यादा, कई कई घंटे वो अच्छा खिताब कर लेते थे। ऐसी बात है। और खैर फिर ये सबसे बड़ी बात, तजर्बे की सबसे बात है ना, बड़ी बात तजर्बे के साथ साथ आपको जब एक तकरीर करते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर जैसे मैं हूँ, मुझे अब तकरीर आमतौर पे करनी नहीं आती, लिखी हुई हो तो चलो मैं पढ़ दूं, लेकिन जो फिलबदी है, अगर मैं फर्ज करें 1000 या 2000 दफा कहीं पे लिखी हुई तकरीर जब करता हूँ तो उसमें से मिक्सर उनका करके एक तकरीर बारह मुझे याद रह जाएगी जो मैं कहीं भी जगह खड़ा होके फिलबदी जो है वो कर दूंगा। ठीक है ना, वो ऐसी होता है कि आ जाके एक ही बात हो रही होती है, एक ही बात हो रही होती है, मुख्तलिफ वाकयात को बीच में डाल के तो आप एक फिलबदी तकरीर तैयार कर लेते हैं। जैसे अगर आप इस्लामी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें अगर आपने मिसाल के तौर पे जंगों में शुजात के ऊपर बात करनी है तो आप हजरत अली की फतह खैबर का जिक्र जरूर करेंगे, खालिद बिन वलीद का जिक्र जरूर करेंगे, इस तरह शाम की फतह और ये ईरान की फतह और ये फलस्तीन की फतह, उसमें आप हजरत उमर का जो सफर फलस्तीन है उसका जिक्र कर देंगे। तो आपकी 15-20-10 मिनट की तकरीर चले, ये तो वैसे मैंने भी बैठे बैठे कर ही दी है एक, लेकिन मकसद है कि आपको चीजें मिल जाती हैं जज्बाती तौर पे जो आप करते हैं। आप उनका मसला है कि उनका तजर्बा इतना ज्यादा है कि फिर पूरी तकरीर करना घंटों उनके लिए मसला ही कोई नहीं। मसला कोई नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ तकरीर के लिए मटेरियल जो है ना, एक तो तकरीर का मलका है ना, हाँ कि आप अदायगी या डिलीवरी ऑफ वर्ड्स कैसे करते हैं, एक तो ये बात है। ये बिल्कुल ये हुनर है। दूसरी बात होती है कि मटेरियल आपके पास, हाँ और ये एक खुदादाद सलाहियत होती है, अच्छा हाफजा बिल्कुल। और फ्लुएंट होना और ज़हीन होना, ये एक अच्छा मुकर्रर होना, ये खुदादाद सलाहियतें हैं। तो ये जिन लोगों में ये ज्यादा सलाहियतें सलाहियतें भी होती हैं, हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन इसको आप डेवलप भी कर सकते हैं। हम देखिए जिस किसने डेवलप की हैं, बड़ी मेहनत का काम है और लोग करते हैं। और जो पैकेज होता है ना पिशारा साहब पूरा, हम्म कि एक जैसे भुट्टो साहब थे, इंतहाई ज़हीन, हम्म इंतहाई करिज्मेटिक और बहुत ही शानदार स्पीचर, बहुत अच्छी वो स्पीच करते थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे। और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट पूरा ठीक है, हाँ कि बिल्कुल सबसे बड़ी चीज होती है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इंसान क्लिक होकर शूट करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नॉलेज वाले लोग फिर रहे हैं, बहुत अच्छे स्पीकर फिर रहे हैं, बहुत अच्छे विजडम वाले लोग फिर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं होते कि वो शूट करके ऊपर आ जाए। अब भुट्टो साहब जिस जमाने में उन्होंने शूट किया, टेक ऑफ किया, वो पूरा एक एनवायरनमेंट होता है। इसी तरह ये रिजवी साहब जो थे, ये मुमताज कादरी को जब फांसी दी गई है, और उस वक्त आपने देखा होगा इस्लामाबाद में कितना बड़ा जनाजा हुआ है उसका, मुमताज कादरी का, ठीक है। उस सारे क्राउड को, उस पब्लिक सेंटीमेंट को जिस बंदे ने हाईजैक कर लिया या कंट्रोल कर लिया या अपना गर्विदा बना लिया, वो सिर्फ मौलाना खादिम रिजवी साहब थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इंतहाई जहानत के साथ उस क्राउड को, उस पब्लिक सेंटीमेंट को लेके ही आगे चले। फिर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली तहरीक लबैक के नाम से, और तहरीक लबैक ने गालबन तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट हासिल किए इन्होंने। ठीक है, और अगर ये मौलाना साहब जिंदा रहते या ये उस पार्टी को मजीद अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते, तो मेरा अपना ख्याल ये था कि अगले इलेक्शन में हो सकता है ये पीटीए के अथादी हों इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, एक तरफ सारी वो एक सारी वो आपकी मुतहदा पोजीशन, दूसरी तरफ ये पार्टी इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान की भी जो पार्टी में कुछ लोग इस मकतबा फिक्र के बहुत करीब हैं, इवन उनकी अपनी फैमिली के लोग भी, चूंकि वो पाक वतन शरीफ से बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं,
तो हाँ जी, कोई बैद नहीं था कि इनके साथ मैं इनका अलायंस बन टॉपिक, वो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी देखें जी इतना बड़ा जनाजा और ये फलां टीम, तो ये तो जी मुकम्मल हक पे हैं। मैंने उनकी थोड़ी सी गलतफहमी दूर की। मैंने कहा जी दुनिया में बड़े जनाजे दूसरों के भी हुए हैं। जैसे अमेरिका में माइकल जैक्सन का जनाजा बहुत बड़ा था, और बाल ठाकरे का जनाजा बहुत बड़ा था ना पॉल इंडिया ठाकरे में। का जनाजा बहुत बड़ा था, और ये जो हैं आपके मोहम्मद अली बॉक्सर, उनका बहुत बड़ा जनाजा था। बहुत बड़ा जनाजा था। हाँ, इस तरह और लोग मोहम्मद अली नेहरू नेहरू साहब का जनाजा बहुत बड़ा था, नेहरू, इंदिरा गांधी का जनाजा बड़ा। बात ये कि देखिए जनाजा होता है एक पब्लिक फिगर जो होती है, जो एक लीडर होता है, चाहे वो मजहबी हो चाहे सियासी। हम्म, अब वो भुट्टो जैसा अजीमुशान लीडर 6 बंदे थे जनाजे में, ठीक है। हम्म, और दूसरी तरफ जियाउल हक जैसा डिक्टेटर, सबसे बड़ा जो सियासी लीडरों में जो सबसे बड़ा जनाजा वो जियाउल हक का जनाजा पड़ा, ठीक है। और तो फातिमा जिन्ना का भी जनाजा बहुत बड़ा था, जिन्ना साहब का भी जनाजा बहुत बड़ा था। लेकिन उस जमाने में ज़रा पाकिस्तान की पॉपुलेशन को भी आप मलूज़े खातर रखेंगे। बिल्कुल तो रिजवी साहब का जनाजा नो डाउट बहुत बड़ा जनाजा था यार, उनके फॉलोअर्स थे। फिर वो लोग जिस हवाले से, जिस वजह से उनसे अकीदत रखते मुझे थे। फिर याद आखिरी है जो रिजवी साहब का एक, वक्त गुजरा है, हम्म, वो भी बड़ा उसमें इम्पोर्टेंट था कि वो बीमार थे, काफी टेम्परेचर था, पर वो इस्लामाबाद बैठे थे धरना दे के, ठीक है। बिल्कुल तो उस आदमी के, उस उनके रिजवी साहब के जो मजबूत असाब हैं, या उनकी जो एक कमिटमेंट पे बहरहाल कोई, मैं नहीं समझता कि कोई शक करना चाहिए कि वो बड़े एक मजबूत असाब के और बड़े एक हम्म, कमिटमेंट वाले शख्स थे। और बीमारी के बावजूद वो वो बैठे रहे इस्लामाबाद। बिल्कुल बैठे रहे। मैं वो जनाजे की बात मैं करूं तो देखें, वो भी वही बात आती है कि आप जो मर्जी करें ठीक है, लेकिन जहां तक आप मोहब्बत फैलाएं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप नफरत फैलाना शुरू करेंगे, फिर यानी कि इंतजार फैलेगा, और उससे फिर सोसाइटी में तवाज़ुन जो है वो खराब होगा। लेकिन मसला ये है कि नफरत जो है वो बिकती हाथों हाथ फौरन ऐसे निकलती बस बात सर ये है, इस मुल्क में कौन सी सियासी पार्टी है, कौन सी मजहबी पार्टी है जिसका जो मंशूर है उसका बुनियादी नुक्ता मोहब्बत है। कुछ कोई हर एक का बुनियादी मंशूर ही है कि दूसरे सारे गलत है, हम ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली। अब तो देखें, ये चीज मेरा ख्याल है उनकी खैर एक मजबूरी भी होगी, लेकिन वो जनाजे के ऊपर मुझे एक क्लिप याद आ गया। एक बंदा वो शेजान का ना बोतलों का क्रेट लेके जा रहा था और जनाब अली मौलवी उसके पीछे पड़ गए। वो कह रहा है भाई मुझे जाने दो यार, खुदा का नाम, उसको चुपाता फिर रहा था नीचे करके नीचे। वो एक मौलवी ने देख लिया, कहता तुम रिजवी साहब के जनाजे पे आए और शेजान तुमने कादियानियों की पकड़ी हुई है। भाई उनको बंदा लेकिन किसी ने उस मौलवी को ये नहीं पूछा कि फोन तुमने यहूदियों का पकड़ा हुआ है? फोन क्यों दिएगा पकड़ा हुआ या चाइनीज जो बिल्कुल ही जो यहूदी तो फिर खुदा को मानते हैं या मूसा अलैहिस्सलाम तक को मानते हैं, तो अगर या मेड इन चाइना फोन है या कोई अमेरिका का फोन होगा, हर ठीक चीज है। फेसबुक के ऊपर बैठ के जो है वो यूदियों गालियां निकालते हैं। और भाई फेसबुक यूट्यूब, अब यूट्यूब जो है ये, इसके ऊपर कई मौलवियों की जो रोजी रोटी चल रही है, ये उधर से पैसे कमा रहे हैं, तो इसके ऊपर बैठ के जो है वो नफरत का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मसला वही बात आ जाएगी सिराज भाई के, नफरत जो है ना वो बिकती है, बेसिकली उसकी कीमत ज्यादा। नफरत बिकती है। देखिए ये क्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग और क्लैश ऑफ फेथ की सारी गेम है, और ये जहाँ पे नफरतें मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है ना, ऐसे अब देखिए, माहौल में। अगर दो पार्टियों को, मजहबी रहनुमाओं को आपस में बिठा दिया जाए और वो मोहब्बत से बातें करना शुरू कर दें, लोग कहेंगे यार ये क्या फजूल काम शुरू किया हो, कोई लड़ो, कोई थोड़ा जा कोई मजा आए, कोई जेर बहस हो गए। वो एक मौलवी, मुझे लतीफा याद आ गया, टाइम ऐसे हमारा रनिंग में है। वो एक मौलवी पाकिस्तान गया, कहता जी मैं इंग्लैंड गया, उधर जाके मैंने देखा कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सारे जो है बड़े इत्तेफाक से रह रहे हैं और एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। वो हजूम सामने बैठा था, उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काफिर। तो हजूम को उसने कहा कि शांत हो जाओ, जरा सब्र करो, मैं वहां पे 1 महीना रहा हूँ और सबको मैं अलग अलग करके आया हूँ। साथ ही हजूम बिल्कुल कहता ठीक। वाह सुभान अल्लाह सुभान माशाल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये बात है, ये माइंडसेट है हमारा, बिल्कुल ठीक माइंड बात सेट है। है कि लोग भी इसको पसंद करते हैं कि भाईजान हूँ प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं करनी जब तक कोई
लाला लाला और लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज ना हो, बहुत सारी आवाम को मजा ही नहीं आता। इवन कि आप ये माइंडसेट की बात टीवी पे अगर देखें, आप टीवी पे जब डिबेट शो होते हैं तो उसमें एंकर जो है वो जानबूझकर लड़वाता है दो तीन सियासी बंदों को, ताकि उसके चैनल के ऊपर लोग कहेंगे यार आज बहस का बड़े मजा आया, आज तैसी तैसी होगी होते हैं। आज ऐसी तैसी होगी। और मैंने ये सोचा है कई दफा, सोचा नहीं सुना है, सॉरी सुना है कि ये जो खास तौर पे कुछ एंकर है ना, मिसाल के तौर पे एक वो क्या नाम है उनका, इकबाल, वो शो चलाते हैं खबरदार के नाम से, क्या नाम है यार उनका, बड़ा आफ्ताब इकबाल साहब। इकबाल, हाँ। उनके शो में मैं सर खुद गवाह हूं इस चीज का। उन्होंने पहले एक मियाँ बीवी को बुलाया, उन्होंने आके मियाँ बीवी ने टका के लड़ाई की है कि जी ये मेरे इस तरह, ये मेरा इस तरह ख्याल नहीं रखते। अगले शो में वो मियाँ बीवी जो है उसी तरह साइड पे बैठे हुए थे आम बंदों की तरह। वो मुझे पता चला कि ये उन्होंने एक करेक्टर जो है वो क्रिएट किया था, हालांकि उन्होंने गलत बयानी की वहां पे। वो करेक्टर उन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये असल मियाँ बीवी हैं। हो सकता है असल हो, लेकिन वहां पर वो ड्रामे के लिए आए थे, सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। और इस तरह कई दफा ऐसे होता है कि जो एंकर्स हैं वो पहले से बता देते हैं कि वो पीटीआई का आ रहा है, वो बंदा पीपल पार्टी का आ रहा है, तो वो होते असल में बड़े अच्छे दोस्त है आपस में। देखें पार्टी बदली है ना, दोस्ती तो नहीं छोड़ी। एक फैमिली में जैसे वो दो भाई हैं, अपना जुबैर उमर और असद उमर, दो भाई हैं, एक नून लीग में और एक पीटीआई में है। बिल्कुल, और दोनों जो है बड़े अच्छे ओहदों के ऊपर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जब वो आपस में घरेलू गैदरिंग होती होगी वहां पे भी लड़ते होंगे, ये तो नहीं है, मेरा ख्याल दुश्मनी तो नहीं पड़ गई उनकी। लेकिन मकसद ये है कि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये है कि ये जो एंकर्स हैं ये भी अपनी रेटिंग बनाने के लिए ना वो कह देते हैं यार तुम आना, मैं ये सवाल पूछूंगा, तुम आगे जरा गर्म हो जाना, उसको बस मारना ना, लेकिन आपस में ऐसी बातें करना कि जरा माहौल बने ना बहस का। वो जो उनके फॉलोअर्स है ना, फॉलोअर्स उनमें चूंकि नफरत इतनी है और इतने आपस में डिफरेंसेस हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, वो जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी तरबियत है, वो खुद पसंद नहीं करेंगे कि उनके लीडर जो हैं वो आपस में सुकून से बैठे हैं। वो बिल्कुल हद तक महसूस करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे अगर उनका लीडर देखिए हार गया। बात ये है कि बेसिकली वो आपस में दोस्त होते हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं वजीर हूँ, कल को दूसरा पार्टी का वजीर है, तो मैं तो उससे बना के रखूंगा, मुझे पता है भाई इस हल्के में या वो एमएनए या मैं हूँ। ख्याल के तौर पे शायद हो के, मेरा अपना जाती ख्याल है कि शायद के तौर पे हो के उनकी दुश्मनी भी चल रही हो, लेकिन बेसिकली वो एक दूसरे के मफादात का मतलब ख्याल रखते हैं, चाहे कोई भी पार्टी इख्तियार में हो। तो वो मुझे एक क्लिप भी याद आ गया इरफान खान मरहूम की एक फिल्म का, जिसमें वो एक बच्चे को अगवा करता है, उसका बेटा, खैर कहानी लंबी हो जाएगी, हमारा टाइम भी चले 2 मिनट है। उसका बेटा, आपने शायद देखी हो, फिल्म का नाम मेरे ध्यान से निकल गया, उसका बेटा एक पुल के गिरने से नीचे आके फौत हो जाता है। तो वो उसका बदला लेने के लिए निकलता है, मुख्तलिफ पार्टियों को, उस ठेकेदार को, फिर एमएनए को, फिर इस तरह सबको इकट्ठा करता है कि मुझे बताओ कि ये क्यों जाओ। तो वो पिस्तौल की नोक के एक सियासी बंदे के बच्चे को जो है वो पकड़ लेता है। वहां पर सियासी बंदा, जो पॉइंट की बात है, वैसे कहानी तो बड़ी लंबी है, वो कहता है मुझे ये बताओ कि ये जो 400 करोड़ 500 करोड़ की बातें होती हैं, वो कहता है ये रकम रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। एक तो पहली बात। दूसरी बात उसने ये बताई कि हम इतनी करप्शन जो है वो, अगर हम हुकूमत में हैं तो हम करप्शन ऑपोजिशन के बगैर कर ही नहीं सकते। अगर हम ठेके देने वाले हैं तो ऑपोजिशन जो है वो ठेके लेने वाली है, जिसमें आपको आपका हिस्सा मिल जाता है। मतलब ये है कि ये एक टॉप लेवल पे गेम चलती है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, सारा कुछ। वो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। एग्जैक्टली, ये आपने वाइंड अप बिल्कुल बिल्कुल वाइंड अप ठीक किया है, ऐसे ही है बेसिकली।
और मजे की बात है कि ये तकरीबन हर जगह ही ऐसे है, खाली पाकिस्तान की अब बात ना करें, हर जगह पे ऐसे। हर जगह ऐसे, सही बात है। तो ठीक है सियाद भाई, टाइम हमारा हुआ चाहता है, खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे दोस्तों। अभी कुछ देर में टॉपिक तो नहीं है, कुछ तो दोस्त ईमेल्स के ऊपर भेज देते हैं, कुछ जो है वो ये व्हाट्सएप का नंबर मैं अभी दूंगा, इसके ऊपर आप बेशक अपनी इंक्वायरीज भेज दिया करें। बी अ पार्ट ऑफ आवर डिबेट एनी टाइम, जब भी आपका दिल करे आप मैसेज करें। तो हमारा दिल होता है वैसे कि कोई और बंदा ही हमारे पास शामिल हो जाए तो चलो जरा गर्मा गर्म एक बहस हो जाती है, वरना हम अपने नजरियात जो बताते रहते हैं। बड़ा लोग सुनते हैं जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी तरफ से अच्छी अच्छी जो फीडबैक है वो आता है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोस्तों अगले प्रोग्राम में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।